हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्रेजर में। दोस्तों आज है 3 दिसंबर और आज के वीडियो में हम 3 दिसंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे ये क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और इस वीडियो की अगर आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें क्योंकि वहाँ पे आपको सारी जो PDF हैं वो फ्री में प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, यूपी की पहली महिला पुलिस आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट होगा, लक्ष्मी सिंह को। अगला है, जल्द ही उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में PPP मॉडल पर मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे? तो अभी जो है उत्तर प्रदेश के 6 और जिलों में PPP मॉडल पर मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। दोस्तों उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 8 मंथ की यानी जनवरी 2022 से अगस्त 2022 तक की अगर आपको PDF ई बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से आप ये PDF ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर इसे डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको WhatsApp नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस जो है ये 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला है, हॉर्नबिल महोत्सव हाल ही में किस राज्य में शुरू हुआ? तो जो हॉर्नबिल महोत्सव है ये शुरू हुआ है नागालैंड में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला है, नई चेतना अभियान ये जो है किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो नई चेतना अभियान जो है ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला है, किस कंपनी ने मुंबई की धारावी पुनर्विकास परियोजना की 5069 करोड़ की बोली जीती है? तो ये जीती है अडानी ग्रुप ने। अगला है, वैज्ञानिकों ने किस देश में बर्फ में दबे 48,500 साल पुराने जोम्बी वायरस को पुनर्जीवित किया है? तो अभी जो है ये जोम्बी वायरस कहाँ पे पाया गया है? तो रूस में ये पाया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। और किस देश के वैज्ञानिकों ने इसको खोजा है? तो याद रखेंगे फ्रांस के वैज्ञानिकों ने इसे खोजा है। अगला है, मार्च 2024 तक टाटा के स्वामित्व वाली एयर इंडिया में किस एयरलाइन का विलय किया जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट होगा, विस्तारा का। अगला है, अमेरिका में द एमिसरी ऑफ पीस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो अभी जो है श्री रविशंकर को द एमिसरी ऑफ पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे अधिक दूध उत्पादन करने वाला कौन सा राज्य है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। जो हमारा उत्तर प्रदेश है ये दुग्ध उत्पादन के मामले में भारत का शीर्ष राज्य है। दोस्तों भारत ने दुग्ध उत्पादन में पिछले 8 वर्षों में, ठीक है, 8 सालों में एक महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की है क्योंकि इस दौरान जो दूध उत्पादन है वो 83 मीट्रिक टन की वृद्धि हुई है पूरे भारत में। ठीक है, इस चीज़ को याद रखेंगे। भारत ने जो है 8 सालों में 83 मीट्रिक टन की जो है दूध की वृद्धि की है उत्पादन में। भारत विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है जो 23% वैश्विक उत्पादन करता है। इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका आता है, इसके बाद चाइना है और इसके बाद पाकिस्तान और फिर आता है ब्राज़ील। ठीक है, यानी कि अगर ये पूछा जाए कि दुनिया का दूध उत्पादन के मामले में कौन सा देश जो है पहले स्थान पर है तो ये है भारत पहले स्थान पर। और दूसरे स्थान पर आता है संयुक्त राज्य अमेरिका, तीसरे स्थान पर आता है चाइना, चौथे स्थान पर है पाकिस्तान और 5वें स्थान पर आता है ब्राज़ील। अब अगर हम अपने देश की बात करें तो राज्यों में तो जो उत्तर प्रदेश है ये भारत में सबसे अधिक दूध उत्पादन करने वाला राज्य है और भारत में कुल दूध उत्पादन में 17% से अधिक की हिस्सेदारी करता है। तो ये चीज़ आप यहाँ से याद रखेंगे कि जो उत्तर प्रदेश है ये भारत में सबसे अधिक दूध उत्पादन करने वाला राज्य है। ठीक, याद रखेंगे यहाँ से दोनों बातें। जो भारत है ये दुनिया का दूध उत्पादक का सबसे बड़ा देश है और राज्यों की अगर इंडिया में बात करें तो यूपी पहले स्थान पर है। दोस्तों दूध से संबंधित कई क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं, कई बार पूछे भी गए हैं। जैसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि दूध की शुद्धता को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, यानी कौन सा उपकरण है जिससे दूध की शुद्धता को मापा जाता है? तो आप याद रखेंगे यहाँ से लैक्टोमीटर होता है। लैक्टोमीटर जो है ये दूध की शुद्धता के लिए मापने वाला यंत्र होता है।
ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि लैक्टोमीटर से किसकी शुद्धता मापी जाती है, तो याद रखेंगे आप दूध की। इसके अलावा राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पे है, ठीक है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखेंगे आप, ये है हरियाणा के करनाल में। यहाँ से आप याद रखेंगे कहाँ पे है, करनाल में है, करनाल जो कि कहाँ पे पड़ता है, हरियाणा, हरियाणा के करनाल में स्थित है क्या, राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान, इसको याद रखेंगे और लैक्टोमीटर को याद रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों दूध से दही जमाने में कौन सा जीवाणु सहायक होता है, ये भी पूछा जाता है, तो आप याद रखेंगे लैक्टोबैसिलस जीवाणु, ये जो है दूध से दही जमाने में सहायक होता है जो जीवाणु है, ठीक है, क्या नाम है, लैक्टोबैसिलस जीवाणु। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में वार्षिक संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास समन्वय 2022 आयोजित हुआ। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट होगा, आगरा में। वार्षिक संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास समन्वय 2022 ये जो है 28 नवंबर 2022 से 30 नवंबर 2022 तक वायुसेना स्टेशन आगरा में आयोजित किया गया था। यह एक वार्षिक संयुक्त बहुसंस्था अभ्यास है जिसमें भारत के विभिन्न हितधारक और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संघ के प्रतिनिधि शामिल हैं। समारोह के मुख्य अतिथि रक्षा मंत्री जो है इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर रहे। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि जो वार्षिक संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास है समन्वय 2022 ये कहाँ पे आयोजित किया गया, तो ये जो है उत्तर प्रदेश के आगरा में आयोजित किया गया था 28 नवंबर से 30 नवंबर 2022 तक, ठीक है, इस चीज़ को याद रखेंगे कहाँ पे, आगरा में। अगला है, उत्तर प्रदेश पुरातत्व निदेशालय की अडॉप्ट ए हेरिटेज योजना के दूसरे चरण में कितने धरोहरों का चयन किया गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट होगा, 10 धरोहर स्थलों का। दोस्तों 30 नवंबर 2022 को उत्तर प्रदेश पुरातत्व निदेशालय की जो निदेशक हैं रेणु द्विवेदी, उनके द्वारा ये जानकारी दी गई है कि राज्य में जो एडॉप्ट ए हेरिटेज योजना है, आपको याद होगा ये जो योजना है पहले शुरू की गई थी एडॉप्ट ए हेरिटेज योजना, तो इसके दूसरे चरण में 10 धरोहरों का चयन किया गया है। 10 धरोहर स्थल हैं जिनका चयन किया गया है। अब ये जो 10 धरोहर स्थल हैं वो कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे जो एडॉप्ट ए हेरिटेज योजना है इसके दूसरे चरण में लखनऊ के आलमबाग भवन समेत पोतरा कुंड है मथुरा का, इसके अलावा कल्पा देवी एवं आस्तिक बाबा मंदिर सीतापुर का, देवगढ़ की बौद्ध गुफाएं ललितपुर में है, राज मंदिर गुप्तार घाट अयोध्या में है, लक्ष्मी मंदिर झांसी, टहरौली किला झांसी में है, बालाबेहट किला ये ललितपुर में है, दिगारागढ़ी ये कहाँ पे है, झांसी में है, और शिव मंदिर ये टिकैत राय बिठूर कानपुर। तो ये 10 धरोहर स्थल हैं जिनको जो है दूसरे चरण में चयनित किया गया है। यानी दोस्तों कुछ समय पहले जो है हमारे प्रदेश में ये एक योजना शुरू की गई थी अडॉप्ट ए हेरिटेज योजना। इसके तहत क्या होता था कि जो स्थल हैं, जैसे यहाँ पर आपने देखा जो 10 धरोहर स्थल हैं इनको अभी जो है चयनित किया गया है, तो इसी तरह से प्रदेश के जो स्थल हैं धरोहर स्थल उनको जो है कोई भी व्यक्ति जो है अडॉप्ट कर सकता है। अडॉप्ट करने का मतलब क्या है कि उसको गोद लेगा और उसके बाद जो व्यक्ति उसको गोद लेगा तो उसको क्या कहा जाएगा, स्मारक मित्र कहा जाएगा, जो भी अडॉप्ट करेगा धरोहरों को। ठीक है, एक चीज़ तो ये हो गई, उसको क्या कहा जाएगा, स्मारक मित्र कहा जाएगा। अब दोस्तों जो स्मारक मित्र होगा वो जो है जब किसी धरोहर को गोद लेगा तो 5 साल का मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि MOU साइन किया जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को भी याद रखेंगे, 5 वर्ष का ये MOU साइन किया जाता है धरोहर स्थल को गोद लेने का। अब इसके अलावा जो भी इसको गोद लेगा तो उसे क्या करना होगा, तो ये जो धरोहर है उसका विकास करना होगा। ये जो धरोहर स्थल है इसका विकास करना होगा। और इसमें क्या विकास कर सकते हैं, तो जैसे पेयजल की समस्या है उसके बारे में आप लोग कर सकते हैं। इसके अलावा बिजली है, सीवरेज है, जन सुविधाएँ हैं, वाईफाई की सुविधा है, इसके अलावा बेंच है, कूड़ादान है, प्रकाश है, इसके अलावा और भी है दिव्यांगों के लिए जैसे रैंप होता है, तो ये चीज़ हो गया, व्हील चेयर हो गई। तो ये सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो व्यक्ति के द्वारा की जा सकती हैं। अब इसके लिए क्या होगा, जो भी व्यक्ति जो धरोहर को गोद लेगा तो वहां पर जो है वो कोई अस्थायी निर्माण भी करवा सकता है जिसके तहत वो आमदनी भी कर सकता है। तो ये चीज़ है यहाँ पे कि अडॉप्ट ए हेरिटेज योजना किस राज्य में शुरू की गई है, तो आप याद रखेंगे यूपी में शुरू की गई है। ठीक है, और इसके तहत क्या है, तो ये अभी आपको बताया कि इसके तहत क्या है, कोई इसको जो है कोई भी व्यक्ति गोद लेगा और फिर इसका विकास किया जाएगा। ठीक, तो ये सारी चीज़ें याद रखेंगे। अभी दूसरे चरण में 10 धरोहर स्थल का चयन किया गया है और 10 धरोहर स्थल कौन कौन से थे, तो ये यहाँ पर आपने देखा,
इनको जो है अब गोद लिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष बनाया गया? तो यहाँ से ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा बी, हंसराज गंगाराम अहीर को, इनको जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। दोस्तों ये पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं हंसराज गंगाराम अहीर, इनको राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। गंगाराम महाराष्ट्र के चंद्रपुर से 4 बार बीजेपी के सांसद हैं। उन्होंने केंद्र सरकार में गृह राज्य मंत्री की जिम्मेदारी भी संभाली है। तो इन्हीं को जो है अभी क्या बनाया गया है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष इनको बना दिया गया है। नाम याद रखेंगे, हंसराज गंगाराम अहीर। दोस्तों ये जो हंसराज गंगाराम अहीर हैं, इनसे संबंधित आप एक बात और याद रखेंगे कि ये जो है 4 बार, कितनी बार, 4 बार संसद रत्न अवार्ड से भी नवाजे गए हैं। तो इनका नाम याद रखेंगे। और कब कब इनको जो है संसद रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो 2011 में किया गया, इसके बाद इन्हें जो है 2012 में किया गया, इसके बाद 2013 में और इसके बाद 2014 में। तो 4 बार ये जो है संसद रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किए गए हैं और इन्हीं को बना दिया गया है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में देश का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट होगा, जम्मू कश्मीर। दोस्तों भारत का सबसे बड़ा जो योग केंद्र है ये जम्मू और कश्मीर के उधमपुर की चेनानी तहसील के मनतलाई गांव में बनाया गया है। ठीक है, कहाँ पे बनाया गया है? मनतलाई गांव में ये बनाया गया है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। यह गांव नदी के तट पर स्थित है और गांव में मैदानी और पहाड़ियों दोनों का एक पर्वतीय दृश्य भी शामिल है। दोस्तों ये जो बनाया गया है सबसे बड़ा योग केंद्र, ये आधुनिक योग केंद्र है। यहाँ पर जो है कई सारी सुविधाएं जो है यहाँ पे शामिल हैं, जैसे स्विमिंग पूल की व्यवस्था है, यहाँ पे बिजनेस कन्वेंशन सेंटर है, हेलीपैड है, इसके अलावा स्पा, कैफेटेरिया और डाइनिंग हॉल के साथ साथ योग केंद्र को आधुनिक रूप यहाँ पे दिया गया। तो यहाँ से आप याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है कि भारत का सबसे बड़ा जो योग केंद्र है वो कहाँ पे बनाया गया, तो अभी हाल ही में बनाया गया है। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में ये बनाया गया है। और अगर आपसे पूछा जाए कि ये कौन सा गांव है, तो ये मनतलाई गांव है, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है। तो याद रखेंगे भारत का सबसे बड़ा योग केंद्र, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला है, फोर्ब्स की इंडिया 100 रिचेस्ट 2022 सूची में कौन सबसे ऊपर रहा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, गौतम अडानी। दोस्तों फोर्ब्स ने भारत की 100 सबसे अमीर शख्सियतों की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में जो सबसे ऊपर रहे वो कौन है? तो गौतम अडानी ये जो है पहले स्थान पर बने हुए हैं और जो मुकेश अंबानी है ये दूसरे स्थान पर है भारत के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में। इस लिस्ट के अनुसार भारत के 100 सबसे अमीर लोगों की कुल संपत्ति 25 अरब डॉलर के उछाल के साथ 800 अरब डॉलर तक पहुंच गई है। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि फोर्ब्स ने अभी सूची जारी की है जिसमें बताया गया कि जो गौतम अडानी है ये भारत के सबसे अमीर व्यक्ति बने हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने दिसंबर 2022 के लिए यूएनएससी की अध्यक्षता ग्रहण की है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, भारत। यूएनएससी का फुल फॉर्म याद रखेंगे, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। दोस्तों भारत ने 1 दिसंबर 2022 को दिसंबर महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी की अध्यक्षता ग्रहण की है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल 2021-22 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के निर्वाचित सदस्य के रूप में अपने 2 साल के कार्यकाल में यह दूसरी बार है जब भारत ने परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की है। इससे पहले भी भारत जो है अगस्त 2021 में यूएनएससी की अध्यक्षता संभाल चुका है। तो ये चीज़ यहाँ पे याद रखेंगे कि जो भारत है वो अभी जो है यूएनएससी की अध्यक्षता करेगा। यूएनएससी की अध्यक्षता ग्रहण की है किसने? भारत ने। यूएनएससी का फुल फॉर्म भी याद रखेंगे, हिंदी में क्या कहेंगे तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय लुसोफोन महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा सी, गोवा में। दोस्तों विदेश मंत्रालय, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और गोवा सरकार के साथ साझेदारी में 3 दिसंबर से 6 दिसंबर 2022 तक कहाँ पे? गोवा में अंतर्राष्ट्रीय लुसोफोन महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय लुसोफोन महोत्सव का उद्घाटन 3 दिसंबर 2022 को गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के द्वारा किया गया और श्रीमती किया जाएगा 3 दिसंबर को आज। और श्रीमती मीनाक्षी लेखी विदेश राज्य मंत्री और संस्कृति राज्य मंत्री इसमें सम्मानित अतिथि होंगे। तो याद रखेंगे आप कि जो लुसोफोन महोत्सव है इसका आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है साल 2022 में, तो गोवा में इसका आयोजन किया जा रहा है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का महोत्सव है। अगला है, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है?
ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा 2 दिसंबर को। दोस्तों 2 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो हर साल 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। अब दोस्तों ये जो दिवस है क्यों मनाया जाता है, क्या इसके पीछे का इतिहास है? तो दोस्तों 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। आपने ये नाम जरूर सुना होगा भोपाल गैस त्रासदी का। तो ये 1984 में हुई थी 2 और 3 दिसंबर को। ठीक है, 2 और 3 दिसंबर को ये भोपाल गैस त्रासदी हुई थी और इसी वजह से इस घटना में जो है, इस हादसे में कई सारे लोगों की जान गई थी और उन्हीं लोगों की याद में ये दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। दोस्तों औद्योगिक प्रदूषण आपदाओं के मामले में जो भोपाल गैस त्रासदी है ये सबसे बुरी घटनाओं में से एक है। अब दोस्तों हुआ क्या है, ये जो भोपाल गैस त्रासदी घटना थी इसके बारे में हम थोड़ा जानेंगे कि क्या हुआ था। तो दोस्तों 1984 में 2 और 3 दिसंबर की रात को क्या हुआ, जो क्योंकि भोपाल गैस त्रासदी तो याद रखेंगे मध्य प्रदेश की ये घटना है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की जो भोपाल है यहाँ पर यूनियन कार्बाइड के कारखाने में मिथाइल आइसोसाइनाइड, ये चीज़ याद रखेंगे MIC, मिथाइल क्या होगा फुल फॉर्म, मिथाइल आइसोसाइनाइड। कई बार एग्जाम में इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था, तो MIC यानी कि मिथाइल आइसोसाइनाइड। ये जो गैस है इसका रिसाव हुआ। ये जो गैस है ये बहुत ही जहरीली है और इसके रिसाव होने से यह हवा में फैल गई और इस तरह से पूरे शहर में ये फैल गई। और उस दिन जो है 2 और 3 दिसंबर को जब ये रिसाव इसका हुआ तो उससे 5.21 लाख यानी कि 5,21,000 लोग जो है इससे क्या हो गए, प्रभावित हो गए और उनमें से लगभग 23,000 लोगों की मौत हो गई थी। 23,000 लोगों की जो है इससे मौत भी हो गई थी और इसी के चलते ये जो 2 दिसंबर का दिन है इसको राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस के रूप में घोषित किया गया। लेकिन ये दिवस कब घोषित किया गया तो वो भी आप यहाँ से याद रखेंगे। तो दोस्तों ये जो दिवस है ये 1984 में जब ये हादसा हुआ और उसके बाद जो है अगली साल से 2 दिसंबर को ये दिवस मनाया जाने लगा राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस के रूप में। ठीक है, तो याद रखेंगे आप इसे। और इस बार यानी कि 2022 में ये 38वां राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया गया है, तो याद रखेंगे। और दोस्तों ये जो हादसा है ये इतना भयानक था कि आज भी इसका जो प्रभाव है वो देखने को मिलता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें जो है कैंसर या और अन्य तरह की ऐसी बीमारियां हैं जो कि आज भी उनका इलाज चल रहा है। तो ये आप समझ सकते हैं कि बहुत ही भयानक ये हादसा था भोपाल गैस त्रासदी। यहाँ से संबंधित क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, तो याद रखेंगे 1984 में ये घटना हुई है। ठीक है, 2 और 3 दिसंबर को ये घटना हुई थी और किस गैस का रिसाव हुआ था, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड का। अगला क्वेश्चन है विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट होगा, 2 दिसंबर को ये मनाया जाता है। दोस्तों विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस हर साल 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, कंप्यूटर साक्षरता को दुनिया के सबसे दूरस्थ जगहों तक ले जाकर डिजिटल डिवाइस को संबोधित करने के लिए मनाया जाता है। ये जो दिवस है पहली बार 2001 में एक भारतीय कंपनी राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा मनाया गया था। और दोस्तों ये जो दिवस है ये क्यों मनाया गया था और क्या इसका उद्देश्य है, तो इस दिन की शुरुआत एक अध्ययन के जवाब में की गई थी जिसमें कहा गया था कि दुनिया में अधिकांश कंप्यूटर उपयोगकर्ता पुरुष हैं। तो इसी के चलते जो है इस दिन की शुरुआत की गई थी और ऐसा उद्देश्य इस दिवस का है कि जो बच्चे हैं भारत में और इसके अलावा पूरे देश में, पूरी दुनिया में जो बच्चे हैं और जो महिलाएं हैं उनको जो है इसके प्रति प्रोत्साहित किया जाए और उन्हें भी जो है कंप्यूटर से जोड़ा जाए। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे, हर साल 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोनों दिवस यहाँ से याद रखेंगे, एक तो विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस और एक है राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। ठीक है, 2 दिसंबर को। इसके अलावा दोस्तों एक और दिवस है जो कि 2 दिसंबर को मनाया जाता है और वो कौन सा है, तो वो है अंतर्राष्ट्रीय ठीक है, याद रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस। ये जो है मनाया जाता है कब, तो याद रखेंगे आप 2 दिसंबर को ये भी मनाया जाता है। ठीक है, 2 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस भी मनाया जाता है। और ये जो 2 दिवस आपको बताया, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस और एक है राष्ट्रीय पर्यावरण
राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। तो ये 3 दिवस आप याद रखेंगे 2 दिसंबर को मनाए जाते हैं। तो दोस्तों ये थे 3 दिसंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। यह है कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था कि हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने किस जानवर को फूड एनिमल के रूप में मंजूरी दी है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट था, हिमालयी याक को। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे रोज कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। यह है आज का क्वेश्चन। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 2018 से 20 के दौरान उत्तर प्रदेश में मातृ मृत्यु दर यानी कि MMR क्या है। इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और सभी लोग क्वेश्चन का आंसर करेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।